गुड मॉर्निंग। एक बार फिर हम एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ में अपनी रीड की एक नई टॉपिक के साथ में आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। एक रीड का महत्वपूर्ण बिंदु, एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम रीड एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक को इस प्रकार से तैयार करें कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे एग्ज़ाम में हमारे सामने आता है तो हम अच्छे से उसके प्रश्नों को हल कर सकें, उस प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच सकें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुगल राजपूत संबंध। मुगल राजपूत संबंध। यहाँ आज का जो हमारा विषय रहेगा मुगल राजपूत संबंध। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो मुगल राजपूत संबंध, इस टॉपिक पे आने से पहले कुछ बेसिक बातों की हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। बेसिक बातें हम समझना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि मुगल राजपूत संबंध में हमें पढ़ना क्या है। मुगल राजपूत, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुगल राजपूत संबंध में हमें शायद मुगल साम्राज्य का अध्ययन करना होगा या संपूर्ण राजपूत को एक अलग से हमारा टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर। राजस्थान के राजपूत या राजस्थान के राजपूत राजवंश, वो अलग हम बिंदु पर चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। लेकिन आज का जो हमारा विषय है मुगल राजपूत संबंध, उसमें हमें मुगल साम्राज्य को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है उन मुगल शासकों के बारे में जिनके राजपूतों के साथ में किसी न किसी प्रकार कोई न कोई संबंध स्थापित हुए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे उन मुगल बादशाहों की जिसको इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना है। तो शुरुआत करेंगे हम पहले मुगल बादशाह से, बाबर। यहाँ मैं बता दूं आपको कौन कौन से मुगल बादशाहों को हमें पढ़ना है, क्योंकि एक बहुत लंबी लिस्ट है मुगल बादशाहों की, लेकिन हमें सारे मुगल बादशाहों को नहीं पढ़ना है। हमें उन्हीं मुगल बादशाहों को पढ़ना है जिनके संबंध राजपूतों से रहे हैं। तो सबसे पहले मुगल बादशाह बाबर की बात करेंगे। बाबर के बाद में हम पढ़ेंगे हुमायूं को। हुमायूं के बाद में अकबर। अकबर के बाद में हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बाद में शाहजहां, और शाहजहां के बाद में औरंगजेब। ये वो प्रमुख मुगल बादशाह हैं जिनके संबंध राजपूतों के साथ में रहे हैं और उन्होंने राजपूतों से किसी न किसी प्रकार के संबंधों को जरूर स्थापित किया है। बाद में अगला जो हम देखेंगे यहाँ पर कि वे कौन कौन से राजपूत राजवंश या कौन कौन से रियासतें थी जिनका मुगलों से किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई संबंध रहा है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे राजपूतों के अंदर सबसे पहली जो रियासत देखेंगे हम मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत, मेवाड़ के राजपूतों का मुगलों से संबंध और मेवाड़ के कौन कौन से शासकों को हमको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं महाराणा सांगा। सांगा के पश्चात हम देखेंगे उदय सिंह। उदय सिंह के पश्चात हम देखेंगे महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के बाद में देखते हैं हम महाराणा अमर सिंह प्रथम को। अमर सिंह प्रथम, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्ण सिंह की भूमिका भी रहेगी। तो ये मेवाड़ के वे शासक हैं जिनका अध्ययन हम राजपूत मुगल संबंधों के अंदर पढ़ेंगे। मेवाड़ के बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण रियासत हमारे सामने आती है वो है आमेर रियासत। आमेर रियासत में हमें पढ़ना है भारमल। भारमल के बाद में हम पढ़ेंगे भगवान दास या भगवंत दास। भगवंत दास के बाद में मानसिंह। मानसिंह के बाद में जयसिंह प्रथम, जयसिंह प्रथम और जयसिंह द्वितीय। इसके बाद में अन्य कई रियासतें, लेकिन मुख्य जो संबंध रहे हैं राजपूतों के साथ में मुगलों के, वो इन दो रियासतों से हम समझ सकते हैं। इसके अलावा सिरई के सुल्तान देवड़ा, क्योंकि इन सारे मुगल बादशाहों में अगर हम बात करें तो अकबर ही वो मुगल बादशाह है जिसका अधिक से अधिक राजपूत रियासतों से संबंध रहा। अब ये तो बात हो गई कि कौन कौन से मुगल बादशाह हो गए और कौन कौन सी रियासतें हो गई, लेकिन अब बात करेंगे मुगल राजपूत संबंधों की। तो किन किन प्रकार के संबंधों की स्थापना मुगलों ने राजपूतों के साथ में की। देखिएगा, मुगल राजपूत संबंध तीन प्रकार के रहे हैं, यानी मुगलों ने
तीन प्रकार के संबंधों की स्थापना राजपूत शासकों के साथ में की। पहले संबंध जिन्हें हम कहते हैं वैवाहिक संबंध, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। वैवाहिक संबंध जिसकी शुरुआत मुगल बादशाह अकबर के द्वारा की गई थी और इन्होंने राजपूतों के प्रति जो नीति अपनाई उसका सबसे महत्वपूर्ण उनका जो कारक रहा वो वैवाहिक संबंधों का रहा। यानी वैवाहिक संबंध स्थापित करके राजपूतों को अपनी ओर या अपने प्रशासन का अंग बनाना। दूसरा जो मुगलों का राजपूतों के प्रति जो संबंधों की नीति रही वह दूसरा रहा उच्च प्रशासनिक पदों का संबंध, उच्च प्रशासनिक पद। और तीसरा जो संबंध रहा है वो रहा है युद्ध का संबंध। देखिएगा यहां अगर हम मुगल राजपूत संबंधों की बात करें तो वो केवल वैवाहिक संबंध नहीं होंगे या केवल उच्च प्रशासनिक पदों के संबंध नहीं रहेंगे और न केवल युद्ध के संबंध रहेंगे। इन तीनों को हमें पढ़ना होगा कि मुगलों ने राजपूतों के प्रति कौन कौन सी रियासतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कौन कौन से रियासतों के राजपूतों को उन्होंने अपने प्रशासन में उच्च पदों पर स्थापित किया और कौन कौन सी ऐसी रियासतें या राजपूत शासक रहे जिनके साथ मुगल शासकों के युद्ध हुए। तो ये तीन अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम विभिन्न मुगल बादशाहों के साथ और राजपूतों के साथ अगर कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो हमें मुगल राजपूत संबंध बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहां सबसे पहले बात करूंगा मैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक और पहले मुगल बादशाह बाबर की बात करूंगा, यानी कि बाबर के राजपूत संबंध। बाबर के राजपूत संबंध यानी हम कर सकते हैं बाबर वर्सेस राजपूत। याद रखिएगा बाबर के सिर्फ एक ही रियासत के साथ में संबंध रहे, एक ही राजपूत रियासत के साथ, और उस राजपूत रियासत के एक ही शासक के साथ में बाबर के संबंध रहे, वो संबंध युद्ध के संबंध रहे और वो है राजस्थान की। ये कह सकते हैं कि राजस्थान की वह रियासत जो न केवल राजस्थान भारत अपितु विश्व के प्राचीनतम राजवंशों में जिसका नाम शुमार है, एक लंबे समयावधि तक राजवंश जो स्थापित रहा है, जिसका शासन रहा है किसी रियासत पर, तो वो है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत यानी कि बाबर के संबंधों को हम पढ़ेंगे मेवाड़ रियासत के साथ। और मेवाड़ रियासत के वे शासक जिनका नाम है महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह और महाराणा संग्राम सिंह जो हैं उन्हें इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से भी हम जानते हैं। महाराणा सांगा, ये वही महाराणा सांगा है जिन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। युद्ध के दौरान असंख्य घाव उनके शरीर पर लगे। ऐसा कहता है कि उनके शरीर पर छोटे बड़े मिलाकर कुल 80 घाव हुआ करते थे। उनकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ एक पैर घायल था, लेकिन मृत्यु को प्राप्त करने से पूर्व तक वे युद्ध के लिए तैयार थे और उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मैं फिर से तैयार हूं और इस युद्ध में भाग लूं। वो विश्व प्रसिद्ध युद्ध कौन सा रहा जो बाबर और सांगा के बीच लड़ा गया उसको हम देखेंगे, लेकिन यहां अगर हम पहले बाबर की बात करें तो कुछ बाबर के बारे में बेसिक जानकारी, डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक मुगल साम्राज्य या मुगल शासक नहीं है, हमारा टॉपिक है मुगल और राजपूत संबंध। तो सबसे पहले बाबर के बारे में कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए साहब, बाबर जो है वो भारत के सुदूर पश्चिमी भाग में एक छोटा सा प्रांत कह सकते हैं, छोटा सा एक जागीर का हिस्सा था जिसका नाम था फरगना। ये फरगना का शासक था। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से निकल करके आता है कि वह मुगल बादशाह जो बहुत कम या अल्पायु में राज सिंहासन पर आसीन हुआ, अगर भारत की बात करें तो वो अकबर है जो 14 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। लेकिन अगर मुगल साम्राज्य का वह शासक जो सबसे कम उम्र में शासक बना, भारत के बाहर की भी बात अगर पूछी जाती है तो वो नाम आता है निकल करके बाबर का, क्योंकि वो मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना था, मात्र 11 वर्ष की आयु में। और बाबर से पूर्व जो फरगना के शासक रहे हैं वे मिर्जा की उपाधि को धारण करते थे। कुछ बेसिक बातें, बाबर जो है वो अपने आप को चुगताई वंश से संबंधित मानता था और क्योंकि उसके पिता जो थे वो
तुर्क यानी कि तैमूर लंग के वंशज माने जाते थे, और उनकी जो माता थी वो मंगोल यानी चंगेज खां की वंशज थी। और इस प्रकार से ये दोनों जो प्रजातियां थी उनका एक मिश्रण के रूप में बाबर स्वयं को स्थापित करता था और स्वयं को चुगताई वंश से संबोधित करता था। तो 11 वर्ष की अल्पायु में वो फरगना की गद्दी पर आसीन होता है, और जैसा कि उसके पूर्ववर्ती शासकों ने रहा, मिर्जा की उपाधि उसके पास में थी। शुरुआती प्रयास इसके रहे फरगना, और इसका जो सपना था वो था समरकंद। ये समरकंद को प्राप्त करना चाहता था, जो कि फरगना से पश्चिम की ओर स्थित था। और ये फरगना से कई बार प्रयास करता है समरकंद को जीतने का, 2-3 बार ऐसे प्रयास होते हैं कि इसे विजय प्राप्त होती है, लेकिन वो विजय बहुत अल्पकालीन रहती है, पुनः उसका अधिकार वहां से हट जाता है। और इस प्रकार ये असफलताओं को प्राप्त करते करते एक मानस बना लेता है कि अब मुझे पश्चिम की ओर न बढ़ करके भारत की ओर अपना रुख करना चाहिए। और इसी क्रम में भारत पर, यानी कि अगर हम कहें कि विश्व प्रसिद्ध जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 के अंदर, बाबर का युद्ध हुआ था अफगान शासक इब्राहिम लोदी के साथ। अफगान वंशज था वो। 1526 विश्व का प्रसिद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध से पूर्व भारत पर 1519 से लगाकर 1526 तक बाबर ने 5 आक्रमण भारत पर किए। यानी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल करके आता है रीड के दृष्टिकोण से कि पानीपत युद्ध से पूर्व भारत पर बाबर ने कितनी बार आक्रमण किए, तो 5 बार आक्रमण हुए थे। और उससे पूर्व अगर बात करें तो सबसे पहला जो आक्रमण बाबर द्वारा किया गया वो आक्रमण किया था उसने काबुल पर, और काबुल पर इसका आक्रमण होता है 1505 में, 1505। और 1505 के इस आक्रमण के बाद में 1507 में बाबर द्वारा बादशाह की उपाधि को धारण किया जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बाबर के पूर्ववर्ती जितने भी शासक रहे हैं वे मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, लेकिन इस चलन को बाबर ने 1507 में बदल दिया और स्वयं को बादशाह की उपाधि से विभूषित किया, यानी बादशाह की उपाधि को ग्रहण किया बाबर ने 1507 के अंदर। अब बात करते हैं बाबर का भारत पर पहला आक्रमण जो है वो 1519 में हुआ, और वह आक्रमण किया था उसने बाजोर पर, बाजोर दुर्ग। और बाजोर दुर्ग को ही भेरा दुर्ग भी कहते हैं, भेरा का दुर्ग। और ये क्यों महत्वपूर्ण है रीड के दृष्टिकोण से? इसलिए महत्वपूर्ण है कि बाजोर दुर्ग या भेरा दुर्ग पर जो बाबर का आक्रमण हुआ, उसी आक्रमण में उसने सर्वप्रथम भारत में तोपखानों का प्रयोग किया था। यानी कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर द्वारा सर्वप्रथम भारत में तोपखानों का प्रयोग कौन से युद्ध में या कब किया गया? तो 1519 बाजोर दुर्ग पर जब आक्रमण किया गया उस समय बाबर ने सर्वप्रथम तोपखानों का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर ने अपनी शक्ति का एक विस्तार कर लिया था भारत के बाहर रहते हुए, और भारत पर उस समय शासन था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी उतना सफल या कहे उतना योग्य शासक नहीं था, और कहीं ना कहीं उसके जो शासन व्यवस्था में आसीन जो अधिकारी थे या जो उसके साथ में काम कर रहे थे, ऐसे कुछ लोग जिसमें उसके चाचा का नाम सबसे महत्वपूर्ण निकल करके आता है, चाचा जिनका नाम था आलम खां लोदी, आलम खां लोदी। और कहीं ना कहीं वो इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट थे, और उसी समय में इब्राहिम लोदी के अंतर्गत अधीन पंजाब जो प्रांत था उसके गवर्नर थे दौलत खां, पंजाब के गवर्नर दौलत खां। ये दोनों मिलकर के बाबर को आमंत्रित करते हैं इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए। और ये काफी सारे ऐतिहासिक तथ्यों में इसकी जानकारी है, ऐतिहासिक ऐसे कई साक्ष्य हैं कि इन दोनों ने मिलकर के बाबर को आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन बाबरनामा ये कहता है कि पानीपत के युद्ध के लिए उसे भारत पर आमंत्रित करने का और भारत में आक्रमण के दौरान मदद करने का आश्वासन महाराणा सांगा ने उसे दिया था। और किसी भी स्रोत में इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन बाबर ने जो स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है बाबरनामा, उस बाबरनामे में उसने कहा है कि मुझे भारत पर आक्रमण करने और आक्रमण में मदद करने का आश्वासन जो दिया था वो महाराणा सांगा ने दिया था। तो इन दोनों ने आमंत्रित किया
बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए, और उसी की परिणति हम देखते हैं पानीपत के मैदान में 1526 के अंदर विश्व प्रसिद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में भी बाबर ने तोपखानों का प्रयोग किया और साथ ही साथ उसने तुगलुमा पद्धति का प्रयोग किया। तुगलुमा पद्धति क्या है उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला तो प्रयोग किया इसने तोपखानों का, और इसी तोपखानों के कारण बाबर की मात्र 40,000 सैनिकों की जीत हो गई, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 5 लाख की सेना थी। यानी एक विशाल सेना को कुछ कम सैनिकों ने हरा दिया। इसका सबसे बड़ा कारण था तोपखानों का प्रयोग, और दूसरा था तुलुगुमा पद्धति। तुलुगुमा पद्धति, ये तुलुगुमा पद्धति है, ये बाबर ने उज्बेगों से सीखी थी और उसका प्रयोग उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में जब किया, इस तुलुगुमा पद्धति और तोपखानों के प्रयोग के कारण पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर निर्णायक रूप से विजेता रहा। और विजेता रहने के बाद में देखिएगा जब इसकी विजय प्राप्त होती है, इस पानीपत के युद्ध से भी निकल करके 3-4 प्रश्न महत्वपूर्ण हमारे सामने आते हैं। पहला तो यही कि पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध कब और किनके मध्य लड़ा गया, तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में पानीपत के मैदान में लड़ा गया। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल निकल करके आता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक या राजा या सुल्तान जो युद्ध के मैदान में मारा गया वो है इब्राहिम लोदी, और पानीपत के मैदान के अंदर वो बाबर के हाथों मारा जाता है। तोपखानों का प्रयोग और तुलुगुमा पद्धति। यहां तोपखानों से एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, इसके तोपखानों के जो इंचार्ज थे उनका नाम था उस्ताद अली, और दूसरे हैं मुस्तफा अली। ये 2 प्रमुख तोपची थे बाबर के, और इन्हीं तोपचियों की मदद से इस पानीपत के युद्ध में इसे जीत प्राप्त हुई। अब बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ पानीपत का युद्ध नहीं है, हमारा यहाँ टॉपिक है मुगल राजपूत संबंध। तो जितनी जानकारी पानीपत के बारे में हमने प्राप्त करनी थी, मेरे हिसाब से वो जानकारी पूरी हो चुकी है। पानीपत के युद्ध को उतना डीप में नहीं देखेंगे हम, क्योंकि हम देख रहे हैं बाबर और राजपूतों के संबंध। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध में निर्णायक जीत होती है बाबर की, और धीरे धीरे बाबर जो है उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर पानीपत के युद्ध की जीत के बाद में अगर सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भारत में अगर बाबर को कोई दिखता है तो वह है महाराणा सांगा, क्योंकि महाराणा सांगा स्वयं इब्राहिम लोदी को 2 बार पूर्व में हरा चुके थे। अब सीधी सीधी बात है कि दोनों महत्वाकांक्षी शासक हैं, और दोनों की साम्राज्य विस्तार की जो नीति है उनके कारण उनके बीच में युद्ध होना लगभग तय था। इसी प्रकार तो अब देखते हैं बाबर के बारे में मैंने आपको बता दिया, और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आता है, बाबर को कलंदर की उपाधि प्राप्त हुई, और ये कलंदर की उपाधि बाबर को दी है काबुल के आम लोगों ने, क्योंकि इस युद्ध को जीतने के बाद में बाबर ने काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का भेंट किया था, और तभी कलंदर का अर्थ देख ले तो दानशील होता है या दानवीर होता है, ऐसी उपाधि लोगों द्वारा दी गई जब उन्हें चांदी का सिक्का बाबर द्वारा प्राप्त हुआ। अब जब हमने बाबर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ली, तो अब बाबर के अगेंस्ट जिसे हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ के महानतम शासक सांगा, महाराणा सांगा को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अपन खानवा के युद्ध की चर्चा करेंगे। तो महाराणा सांगा तक आने से पहले मैं बता दूं कि विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मेवाड़ के शासक का नाम आता है महाराणा कुंभा, और कवि राजा श्यामल दास द्वारा लिखित ग्रंथ वीर विनोद के अंदर इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि मेवाड़ के अंदर जितने दुर्ग बने हुए हैं उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और न केवल ये युद्ध कला में निपुण थे, स्थापत्य कला के जनक कह सकते हैं। राजस्थान और मेवाड़ के अंदर चित्रकला के जनक कहे जा सकते हैं, संगीत कला के जनक माने जा सकते हैं। स्वयं बहुत बड़े संगीतकार थे, और स्थापत्य कला के ऐसे कई इन्होंने नमूने या स्थापत्य कला की कई ऐसी इमारतें इन्होंने निर्मित करवाई जो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी दर्शनीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो महाराणा कुंभा, इनके पुत्र जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था उदयकरण,
और जिन्हें इतिहास में उदा के नाम से भी जाना जाता है। उदयकरण या उदा ये ज्येष्ठ पुत्र है और किसी कारणवश उदा के दिमाग में जल्दी से जल्दी मेवाड़ की गद्दी पर आसीन होने का विचार पनप जाता है और उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही जब महाराणा कुंभा मामादेव कुंड के निकट बैठ करके कुछ पूजा अर्चना कर रहे थे, ध्यान में लीन थे, तो पीछे से आकर लाठी का प्रहार कर देते हैं और उदा के द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या के पश्चात जो मेवाड़ के सामंत हैं वो इस पितृहंता उदा को मारकर वहां से भगा देते हैं। और उसके बाद में उनके दूसरे पुत्र जिनका नाम है रायमल को मेवाड़ का नया शासक नियुक्त किया जाता है। अब रायमल जो है उनके 4 पुत्र हैं। देखिए किस प्रकार से परिस्थितियां निर्मित होती हैं। जिस प्रकार से रायमल ने नहीं सोचा था कि उसे मेवाड़ की गद्दी मिलेगी, लेकिन उदयकरण या उदा के इस कृत्य के कारण रायमल को मेवाड़ की गद्दी मिली, वैसे ही देखेंगे हम रायमल के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, उनका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें उड़ाना पृथ्वीराज भी कहते हैं कि ये बहुत तेज गति से घोड़े को कुंभलगढ़ प्राचीर जो दुर्ग की प्राचीर है उस पर बहुत तेजी से घोड़े को दौड़ाते थे, इसलिए इन्हें उड़ना पृथ्वीराज या उड़ाना पृथ्वीराज कहते थे। और उड़ाना पृथ्वीराज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ आपको थ्योरिकल पढ़ा करके या किसी टॉपिक को क्लियर नहीं करना है, मेरा उद्देश्य यह है कि उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उनकी ओर आपका ध्यान ले जाऊं और उनके उत्तरों से आपको अवगत करवाऊं। पृथ्वीराज चौहान एकमात्र मेवाड़ के सिसोदिया शासक जिनकी छतरी कुंभलगढ़ में बनी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुंभलगढ़ में एकमात्र सिसोदिया राजवंश के शासक या कह दें हम वो मेवाड़ के शासक एकमात्र जिनकी कुंभलगढ़ में छतरी बनी हुई है तो वो है उड़ाना पृथ्वीराज या पृथ्वीराज सिसोदिया। उसके बाद में दूसरे जो पुत्र हैं जिनका नाम है जगमाल, तीसरे नंबर के जो पुत्र हैं जिनका नाम है महाराणा सांगा, और सांगा के पश्चात इनके पुत्र आते हैं राम सिंह। अब देख लीजिए रायमल के 4 पुत्र, अब इनके उत्तराधिकारी के रूप में भी अगर हम देखते हैं तो सांगा का नंबर तीसरे पायदान पर होता है, यानी कि इनका मेवाड़ की गद्दी पर आसीन होने का किसी प्रकार का पूर्व निश्चित कोई कार्यक्रम नहीं होता है। लेकिन जैसे नियति को क्या मंजूर था उदा के स्थान पर रायमल गद्दी पर बैठे, वैसे ही पृथ्वीराज, जगमाल, सांगा और राम सिंह इनके बीच भी उत्तराधिकार प्राप्त करने का एक जो स्वप्न इनके मस्तिष्क में आता है, इनके विचार पनपता है कि कौन बनेगा अगला मेवाड़ का शासक। तो काफी सारी इसके पीछे कहानी जुड़ी हुई है कि किस प्रकार पृथ्वीराज जो है वो अपने बहनों के हाथों विष दिए जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जगमाल जो है वे सोलंकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए पहुंचते हैं और वहीं पर उन सोलंकियों के द्वारा इनकी हत्या हो जाती है। और राम सिंह जो अपने आप को इतना योग्य नहीं मानते थे वो खुद ही इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। और राणा सांगा जो निर्वासन काल के दौरान, क्योंकि ये दोनों इनके प्राणों के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि समझ लेते हैं उस कहानी को भी समझ लीजिए, ओरली समझ लीजिए कि जब पृथ्वीराज, जगमाल, महाराणा सांगा और राम सिंह उत्तराधिकारी कौन होगा नया, उसके बारे में आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। और ये चर्चा इनके रायमल के चाचा जिनका नाम है सारंगदेव, कहीं ना कहीं सारंगदेव भी अपने मन में मेवाड़ की गद्दी पर बैठने का स्वप्न देख रहे थे। यानी कि अब मेवाड़ की गद्दी की प्राप्ति के लिए 5 जने प्रयासरत हैं। एक तो रायमल के चाचा और रायमल के 4 पुत्र। तो ये 5 लोग ये जानना चाहते हैं कि रायमल के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठेगा। और इसी क्रम में वे ज्योतिष को अपनी जन्म कुंडलियां दिखाते हैं और जन्म कुंडलियों में ये ज्ञात होता है कि महाराणा सांगा जो है वो मेवाड़ के उत्तराधिकार बनने के प्रबल दावेदार है। इस बात से पृथ्वीराज जो है वे नाराज हो जाते हैं और अपनी तलवार से वार करते हैं और उसी तलवार के वार से महाराणा सांगा की एक आंख जो है वो फूट जाती है। यानी कि महाराणा सांगा जो सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था, उनके शरीर पर लगने वाला पहला घाव, पहली अंग क्षति जो हुई है उनकी आंख की, वो उन्हीं के ज्येष्ठ भ्राता यानी पृथ्वीराज के हाथों उनकी आंख जो है वो फूट जाती है और बीच बचाव करके सारंगदेव इस झगड़े को शांत कर देते हैं। लेकिन जानना तो है, जिज्ञासा सभी के मन में है। तब सारंगदेव की सलाह पर चित्तौड़ के भीमल गांव के अंदर एक भील चारणी के पास में ये जाते हैं और वो एक बहुत बड़ी ज्योतिष है और तंत्र विद्या में निपुण है। वहां जाकर भी यही प्रश्न पूछा जाता है और
जैसा कि अपेक्षित था वहां से भी यही जवाब मिलता है कि अगला जो उत्तराधिकारी रहेगा मेवाड़ की गद्दी पर आसीन होने वाला जो व्यक्ति है वो महाराणा सांगा है। और ये बात दोबारा सुन करके फिर से इनके चारों पांचों के बीच में युद्ध की स्थिति बन जाती है। पृथ्वीराज सांगा पर वार करते हैं, लेकिन बीच बचाव करने आए सारंगदेव इस बीच बचाव में मारे जाते हैं। जगमाल काफी लंबे समय तक, काफी दूरी तक सांगा का पीछा करते हैं, लेकिन सांगा जो है वो बचते बचाते पहुंच जाते हैं अमरचंद पवार के पास में। अमरचंद पवार, और अमरचंद पवार के वहां अज्ञातवास में रहते हैं। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, जगमाल की हत्या सोलंकी राजपूतों द्वारा कर दी जाती है। पृथ्वीराज अपने बहनोई के हाथों विष दिए जाने के कारण मर जाते हैं। सारंगदेव पहले ही बीच बचाव में आकर मारे जा चुके हैं और राम सिंह स्वयं को इस दौर से स्वयं ही बाहर कर लेते हैं। अब रायमल को ये लगता है कि अब मेवाड़ की गद्दी पर अगला जो उत्तराधिकारी है वो कौन होगा। तब वे सांगा की खोज करवाते हैं और सांगा जब वहां पहुंचते हैं तो विधिवत रूप से महाराणा सांगा को मेवाड़ की गद्दी प्राप्त होती है और विश्व प्रसिद्ध ये जो शासक रहे महाराणा सांगा ये मेवाड़ की गद्दी पर आसीन हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी बाबर और सांगा के बारे में। वैसे अलग से जब हम राजपूत राजवंश पढ़ेंगे तो एक एक राजवंश के एक एक शासक को हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बेसिक जानकारी। अब बात करेंगे हम खानवा युद्ध की। तो खानवा युद्ध को जानने से पहले एक और विश्व प्रसिद्ध युद्ध रहा जिसको हम कह सकते हैं बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध, ये बयाना का युद्ध भरतपुर जिले में लड़ा गया और इस युद्ध को लड़ने की जो तिथि है वो तिथि रहती है 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर स्वयं लड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसने अपने बहनोई, जिसका नाम है साहब मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा बयाना के युद्ध में। और इस युद्ध में ध्यान रखने वाली बात है, इस युद्ध के अंदर सांगा की निर्णायक जीत हुई। सांगा विजेता रहे और जीत के पश्चात जब मेहंदी ख्वाजा पुनः बाबर के पास पहुंचा तो उसने जाकर के बाबर की शक्ति के बारे में उन्हें बताया कि बहुत शक्तिशाली शासक है। क्योंकि सांगा के बारे में अगर हम बात करें तो महाराणा सांगा एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने झंडे के नीचे सैकड़ों सरदारों को, लगभग उनकी संख्या बताई जाती है 104 सरदार, उच्च कोटि के 104 सरदार, 9 राव व 7 उच्च कोटि के राजा उनके झंडे के तले लड़ते थे। और इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी सामर्थ्य के साथ में जब मेहंदी ख्वाजा बयाना के युद्ध में सांगा के साथ लड़ते हैं, युद्ध में हारने के पश्चात वे बाबर के पास पहुंचते हैं और बाबर को युद्ध का सारा विवरण जब बताते हैं तो एक बार को बाबर का आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है कि वो किस प्रकार बाबर जो है किस प्रकार सांगा को या सांगा के साथ लड़े जाने वाले युद्ध में सांगा को किस प्रकार पराजित करे। ये उसके लिए बहुत बड़ी सोचने वाली बात बन जाती है। लेकिन इस युद्ध के निर्णय ने बाबर को अपनी गलतियों का एहसास करवा दिया। उसके मस्तिष्क में ये बात पूरी तरह से घर कर गई कि कहां मैं गलती कर रहा हूं या कहां मुझसे चूक हो रही है। तो उसने अपनी गलतियों को किस प्रकार से सुधारा उस चीज को भी देखेंगे, क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न जो रीट के दृष्टिकोण से कि बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ने से पहले क्या क्या कार्य किए। तो बात करेंगे खानवा युद्ध की। खानवा जो कि पीलियाखार नदी के तट पर लड़ा गया। पीलियाखार, और कहीं ना कहीं पीलियाखार नदी ही वो तात्कालिक कारण था अधिकार जताने की दृष्टिकोण से। बाबर ने उस पर अपना अधिकार जताया, जबकि सांगा ने कहा कि अधिकार क्षेत्र आपका है तो युद्ध लड़िए और ये क्षेत्र मुझसे प्राप्त कर लीजिए। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया 17 मार्च 1527 को। देखिएगा युद्ध का परिणाम क्या रहा उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन एक बार देख लीजिए युद्ध से पूर्व बाबर ने किस प्रकार से अपनी गलती को सुधारा। क्योंकि बाबर को यह बात भली भांति ज्ञात थी कि अगर वो पूर्ववर्ती गलतियों को दोहराएगा तो बयाना युद्ध की भांति उसे पुनः हार का सामना करना पड़ेगा। तो उसने किस प्रकार से अपनी गलती को सुधारा, कुछ कार्य उसने जो किए। सबसे पहला, उसने हतोत्साहित हुए अपने सैनिकों को पुनः उत्साहित करने के लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीच दिया।
इस प्रकार का एक भाषण दिया अपने सैनिकों को एकत्रित करके कि उनमें नई ऊर्जा का पुनः संचार हो सके। तो सबसे पहला तो कहेंगे अपन ऊर्जावान भाषण दिया उसने, अपने सैनिकों के सम्मुख एक ऊर्जावान भाषण दिया। दूसरा जो उसने कार्य किया, एक कर जो लिया जाता था मुस्लिमों से, एक धार्मिक कर जिसका नाम था तमगा कर। बाबर ने कहा कि मैं ये तमगा कर जो है वो हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की। और तीसरा उसने जो कार्य किया वो कार्य जो उसकी पूर्व गलतियों को दर्शाता है, क्योंकि बयाना युद्ध के बारे में कहा जाता है कि जब मेहंदी ख्वाजा बयाना का युद्ध लड़ने में बिजी था उस समय बाबर शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था, यानी कि बहुत बड़ा शराबी था बाबर। तो उसने शराब के त्याग की घोषणा कर दी, शराब त्याग की घोषणा की। और उसने अपने शराब सेवन करने के लिए जो पात्र थे सोने और चांदी के, उनको तोड़ करके उन्हें अपनी आम जनता और गरीबों में बंटवा दिया उनका विश्वास जीतने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कही उसने जिहाद का नारा दिया। अपने सैनिकों को इकट्ठा करके और अपने सहयोगों को इकट्ठा करके उसने कहा कि ये युद्ध साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है, ये हमारी धर्म की रक्षार्थ लड़ा जाने वाला युद्ध है। और उसी समय उसने पहली बार जिहाद का नारा दिया कि अगर अपने धर्म की रक्षा चाहते हो तो मुझसे जुड़ो और मेरे साथ मिलकर के इस युद्ध में महाराणा सांगा के विरुद्ध आपको मेरे साथ लड़ना है। जिहाद का नारा, शराब, तमगा कर और ऊर्जावान भाषण, ये चार कार्य जो बाबर द्वारा किए गए। और दो जो प्लस पॉइंट बाबर के पास में पानीपत के युद्ध में थे वो मैं आपको वापस यहां बता दूं। पहला तो है तोपखाना और दूसरा था साहब तुलुगुमा पद्धति। ये युद्ध नीति के दो प्लस पॉइंट तो उसके पास अभी भी हैं, लेकिन उसने अपने सैनिकों के उत्साहवर्धन हेतु, ऊर्जा का संचार करने हेतु ये चार नए कार्य और किए खानवा युद्ध लड़ने से पूर्व। अब विश्व प्रसिद्ध खानवा का युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध के अंदर जैसा कि अपेक्षित था, जिहाद के नाम पर सारे मुस्लिम संगठित होकर के इस युद्ध में लड़ते हैं। और हम इसको पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि ये महाराणा सांगा के विरुद्ध एक मुस्लिम संगठन का युद्ध था, क्योंकि अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से कौन कौन से राजपूत और अन्य सहयोगी लड़े थे। तो कुछ नाम है, महत्वपूर्ण नाम, वो एक बार देख लेते हैं हम। देखिएगा साहब, मारवाड़ से राव गांगा के कहने पर उनके पुत्र मालदेव इस युद्ध में शामिल हुए अपने 4000 सैनिकों के साथ में। मारवाड़ से, आमेर से महाराणा सांगा की ओर से लड़ने के लिए उपस्थित हुए पृथ्वीराज कछवाहा। उसके बाद में हम बात करेंगे गजनेर भरतपुर से अशोक परमार। उसके अलावा मेवात, अलवर मेवात से लड़ने के लिए उनके साथ में शामिल हुए थे हसन खां मेवाती। ये एकमात्र मुस्लिम थे जो खानवा युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से लड़े थे। उसके अलावा ईडर गुजरात से भारमल और सिरोही से अखिराज देवड़ा, डूंगरपुर से उदय सिंह। इस प्रकार से एक बहुत लंबी लिस्ट यहां निकल करके सामने आती है, लेकिन यहां मुख्य नाम है सिरोही के अखिराज का और सादड़ी के झाला अज्जा का। और ये सारी जो जानकारी है कि 104 सरदार, 9 राव और 7 उच्च कोटि के राजा इनके साथ लड़ते थे, ये कर्नल जेम्स टॉड ने स्वीकार किया है कि, और इन सबको युद्ध में आमंत्रित करने के लिए महाराणा सांगा ने पाती पर्वन का सहारा लिया। पाती पर्वन, एक नई प्रथा शुरू की, पाती पर्वन, कि अपने निकट संबंधी और अपने शुभ चिंतकों के पास में उन्होंने पत्र लिख करके इस युद्ध में शामिल होने के लिए उनसे आह्वान किया। और उस पाती पर्वन की वजह से काफी सारे राजपूत रियासतों के शासक राणा सांगा की मदद करने के लिए उस युद्ध में लड़ने के लिए वहां एकत्रित हो गए अपनी सेना के साथ में। तो पाती पर्वन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पाती पर्वन क्या है। तो खानवा युद्ध से पहले महाराणा सांगा द्वारा राजपूत शासकों को युद्ध में आमंत्रित करने के लिए लिखा गया पत्र या पत्र व्यवहार को ही पाती पर्वन कहा गया। इस खानवा के युद्ध के अंदर जैसा कि हमने देख लिया कि खानवा का युद्ध बड़ा ही भयंकर साबित हुआ। इस युद्ध में महाराणा सांगा घायल हो जाते हैं और महाराणा सांगा जब घायल होते हैं तो सादड़ी के झाला अज्जा उनके
छत्र और राज चिन्ह को धारण करते हैं ताकि शत्रु सेना उन्हें राणा सांगा समझती है और युद्ध अनवरत चलता रहता है और अंत में झाला अज्जा जो है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। राणा सांगा को घायल अवस्था से सिरोही के अखेराज सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और अंत में जब वे थोड़ा सा अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं वे पुनः होश में आते हैं और युद्ध लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन उन्हीं के सामंतों द्वारा उन्हें विष देकर के उनकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि अगर दोबारा युद्ध लड़ा गया तो मेवाड़ राजवंश और अन्य जो साम्राज्य, मेवाड़ का जो साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और महाराणा सांगा की जो छतरी है वो मांडलगढ़ में बनाई गई। इसी युद्ध के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आता है, ये जो नाम आपके सामने अशोक परमार, इन्हीं अशोक परमार को महाराणा सांगा द्वारा बिजोलिया की रियासत दी जाती है। ये वही बिजोलिया है जो आगे चल करके हम बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ेंगे। तो बिजोलिया की जो रियासत है वो गजनेर भरतपुर के शासक अशोक परमार को महाराणा सांगा द्वारा प्रदान की गई थी। और उसी के साथ में एक नाम और आया था अमरचंद परमार। इस अमरचंद परमार की मदद जब उन्होंने अज्ञातवास में राणा सांगा की मदद की थी तो अमरचंद परमार की पुत्री के साथ राणा सांगा विवाह करते हैं और अमरचंद परमार को रावत की उपाधि से विभूषित करते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा आप, रावत की उपाधि से अमरचंद परमार को महाराणा सांगा ने विभूषित किया था। अब इस युद्ध की परिणति आपको समझ में आ गई कि इस युद्ध में क्या रिजल्ट निकला, लेकिन बाबरनामा में बाबर ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि यह युद्ध अनिर्णायक था। मतलब हम ये मानते हैं, देखो पानीपत का युद्ध भारत में मुगलों की स्थापना के लिए जिम्मेदार है, लेकिन पूरी तरह से मुगलों की शक्ति का जो विस्तार हुआ है वो इसी युद्ध के बाद हुआ है, खानवा युद्ध, क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अब उनके रास्ते में नहीं है। यानी महाराणा सांगा एक बहुत बड़ी रुकावट थी बाबर के साम्राज्य विस्तार में और इस युद्ध के बाद में उन्हें सफलता मिल गई बाबर को और उनका साम्राज्य जो संपूर्ण भारत में विस्तारित हो गया। तो खानवा युद्ध से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध के अंदर सांगा जो है उनके साथ 104 सरदार, 9 राव, 7 उच्च कोटि के राजा इस युद्ध में उनके साथ में भाग ले रहे थे। पाती परवन क्या है मैं बता चुका हूं, कौन कौन से प्रमुख शासक है जो यहाँ लड़ने के लिए आए, और एकमात्र अफगान शासक, उसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है, ये एक अफगान है और इसने भी खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से युद्ध में भाग लिया था। तो खानवा का युद्ध का रिजल्ट क्या निकल करके आता है हम लोग भली भांति जानते हैं। तो बाबर की राजपूत नीति के अंदर हमें मुख्य रूप से खानवा युद्ध को ध्यान रखना है। एक युद्ध बयाना का युद्ध भी था, लेकिन बयाना से महत्वपूर्ण जो है वो खानवा का युद्ध है, क्योंकि खानवा युद्ध से बहुत सारे फैक्ट्स हमारे सामने निकल करके आते हैं। तो ये थी बाबर की राजपूतों के प्रति नीति और उस नीति के अंतर्गत उसने खानवा का युद्ध लड़ा, बयाना का युद्ध लड़ा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि महाराणा सांगा की छतरी कहां पर या स्मारक कहां पर बना हुआ है, तो वो बना हुआ है मांडलगढ़ में। जबकि ये कहें कि उनकी मृत्यु कहां हुई थी, तो वो हुई थी इरिच के मैदान में। इरिच मैदान के अंदर वो पुनः तैयार हो गए थे। इरिच का मैदान, उस मैदान के अंदर ही वो पुनः युद्ध के लिए तैयार होते हैं और वहीं उनके सामंतों द्वारा विष देकर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो मांडलगढ़ और उसके बाद में इरिच, ये 2 स्थान महत्वपूर्ण रहेंगे। और 1528 के अंदर महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और उनका विधिवत रूप से मांडलगढ़ में अंतिम संस्कार करके उनका स्मारक वहां स्थापित किया जाता है। तो बाबर और राजपूत के अंदर हमने देखा महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक, और 2 युद्धों की चर्चा की हमने, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध, और इन सभी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम इस टॉपिक के अंदर देख चुके हैं। अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे अगले मुगल बादशाह के राजपूतों के साथ संबंध। थैंक यू। कर दिया बटन दबाओ।